आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में पवन कुमार गुप्ता जी हैं। कुमार गुप्ता जी एक शैक्षणिक संस्थान सिद्ध के संस्थापक निदेशक हैं। वह एक शिक्षक, लेखक, सार्वजनिक बुद्धिजीवी और वक्ता हैं। वे पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों, आधुनिकता, भारतीयता की खोज में गहरी रुचि रखते हैं। कुमार गुप्ता ने 5 किताबें लिखी हैं और मानव मनोविज्ञान का भी अध्ययन किया है। अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने विपश्यना के लिए पहाड़ों में जाने और बौद्ध धर्म का पूरी तरह से अध्ययन करने के लिए का निर्णय लिया। पवन जी को शिक्षा के क्षेत्र में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है। अब मैं इस मंच के माध्यम से पवन कुमार जी को आप टिप्पणी करें। मैं मरियम आलम आज आपका दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के तालबा की तरफ से आपका गांधी जी की पाठशाला में स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। जी, तो मैं पवन भाई गुप्त से मैं कहूंगा कि आप अपने विषय पर अपने वक्तव्य रखें। गौतम जी, समय कितना है? सर, हम लोग का अमूमन ये 1 घंटे का कार्यक्रम होता है, जिसमें आधे घंटे के आसपास आप अपनी बात रखेंगे। उसके बाद से बच्चों के जो सवाल जवाब होंगे वो होंगे। हाँ, ठीक। तो सभी को नमस्कार। ये एक नई रीत चली है जब से कोरोना हुआ है कि बिना श्रोताओं को देखे हम उनसे बात करते हैं। जब हम उनको देख के बात करते हैं तो बात कुछ और तरह से शायद होती होगी, क्योंकि लोगों के हाव भाव, उनके चेहरे की मुद्राएं, उनके शक्ल पे जो बदलते, बात को सुनते सुनते उस पे जो असर होता है वो सब दिखाई देता है। ये जो मीडियम है इसमें बहुत कम दिखाई देता है या बिल्कुल दिखाई नहीं देता। तो दोनों चीजों में अंतर है। हमको ये ना मान लेना चाहिए कि दोनों बात ही तो करनी है, एक ही जैसी होती होगी। मुझे लगता है इसमें फर्क है और इस पे हमको ध्यान देने की जरूरत है। और मैं इसलिए इस बात को यहाँ लाया हूं क्योंकि जो आज मुझे विषय दिया गया है या हमने चुनाव किया है, शिक्षा के संदर्भ में आधुनिकता और भारतीयता, इस विषय से ये जो बात अभी हमने कही ये जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं। मैं और खोलूंगा इस बात को, चेष्टा करूंगा कि आप तक ये बात आपको समझ में आए। देखिए, मैं कोई मतलब मैं बहुत सामान्य आदमी हूं और 30-32-34 साल पहले कुछ सार्थकता की तलाश में हम पहाड़ में आए और इरादा तो कुछ और था, बहुत ज्यादा स्पष्टता भी नहीं थी। लेकिन यहाँ जब आए तो गांव में जाने का एक सिलसिला शुरू हुआ, इसलिए कि मैं समझना चाहता था यहाँ की स्थानीय संस्कृति को, यहाँ के मकानों के आर्किटेक्चर को, यहाँ के लोगों के रहन सहन को। मुझे कुछ ना कुछ उसमें बहुत आकर्षण था उसके प्रति, और वही आकर्षण मुझे पहाड़ों में भी लाया था। तो गांव में जाते रहते थे हम लोग लगातार, हर 1-2-4 दिन के अंदर। और जाते जाते उनसे मुलाकात होती थी, उनसे बातें होती, और गांव के लोगों ने एक दिन कहा कि लगता है आप कुछ हम मतलब उनको लगा कि हम पढ़े लिखे हैं शक्ल सूरत और कपड़े देख के। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे बच्चों को पढ़ा दीजिए, हमारे पास कोई बात। देखा तो पता चला कि नहीं, इधर की स्कूल के मामले में यहाँ पे 6-7 गांवों के बीच में एक स्कूल, और गांव यहाँ के बहुत छोटे छोटे। मैदान के गांव और पहाड़ के गांव में जमीन आसमान का अंतर होता है। पहाड़ के गांव बहुत ही छोटे होते हैं क्योंकि जमीन जो है वो पहाड़ी जमीन होती है, इसलिए खेत जमीन सीढ़ी नुमा, मतलब चौड़ाई जो खेत की होती है वो बहुत कम होती है, लंबाई भी बहुत कम होती है। तो जमीन, खेती योग्य जमीन एक गांव में अगर
1000 लोग बसे हों तो संभव नहीं है कि वहां सब लोग खेती कर पाए। इसलिए छोटी छोटी बसाहटें कह रहा हूं, और 7-8-10 गांव को लेके एक ग्राम सभा होती है। तो यहां मैंने पाया कि एक ग्राम सभा में उस समय 32-33 साल पहले एक स्कूल हुआ करता था। तो यानी 8 गांव के बीच में, 7 गांव के बीच में एक स्कूल। तो बाकी के जो गांव हैं जिन जहां स्कूल नहीं है, वहां से उस गांव की दूरी 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, और आने जाने में आधा घंटा, 1 घंटा, कभी कभी 1.5-2 घंटा भी लगे, क्योंकि वो सड़कें मतलब पैदल चल के ही, और कोई उपाय नहीं है, पैदल चलना ऊपर नीचे। तो बच्चों के लिए ये थोड़ा सा कष्टकारी होता था, घर से निकले, स्कूल पहुंचे कि नहीं पहुंचे, इत्यादि इत्यादि। तो इसलिए गांव वालों ने हमसे निवेदन किया कि भाई आप पढ़ा दीजिए हमारे बच्चों को इस गांव के। तो हमने एक बहुत ही अनौपचारिक रूप से एक स्कूल की शुरुआत की, और उस समय ये मान लिया था मैंने अपने बारे में कि मैं तो पढ़ा लिखा हूं, और इसलिए बच्चों को पढ़ाना कोई मुश्किल बात नहीं है। और क्या है, क ख ग ABC 1 2 3 इत्यादि इत्यादि तो पढ़ाना है, और किताबें पढ़ानी है, पढ़ा देंगे। और पढ़ा, जो भी पढ़ा रहे थे वो भी ठीक ठाक ही था। लेकिन कुछ समय के बाद हमारी जब गांव के लोगों से मित्रता हुई, रिश्ता बना, और उसमें समय लगता है। यानी शुरू शुरू में तो औपचारिकता ज्यादा होती है ना, तो कुछ समय के बाद आप खुलते हैं, और फिर आप थोड़ी बहुत अपने मन की बात एक दूसरे से करने लगते हैं। तो ये समय जब गुजर गया और हमारी बातें होने लगी गांव वालों से, तो वहां की महिलाओं का कहना था कि साहब, ये शिक्षा नाम की जो चीज है, ये असल में तो हमको बर्बाद कर रही है। हमारे बच्चे न घर के रहते हैं, न घाट के रहते हैं, क्योंकि पढ़ लिखने के बाद उनमें एक इस तरह का एटीट्यूड आ जाता है, इस तरह की एक मानसिकता आ जाती है कि हम कुछ पढ़ लिख करके, वो पढ़े लिखे हों या ना हो, पर स्कूल जाने लगे, 4-5 साल स्कूल में रह लिए, तो उनके मन में एक भाव आ जाता है कि हम कुछ अलग हो गए, और हमारे गांव के जो लोग हैं, मेरे बुजुर्ग जो हैं, माता पिता, दादा दादी, ये लोग अनपढ़ हैं, और ये हमसे कुछ मामलों में कमतर हैं। हमको कुछ ऐसा आता है जो इनको नहीं आता, और वो अपने में एक सुपीरियोरिटी का भाव उनमें पैदा होने लगता है, जाने अनजाने। और उसके साथ साथ वो गांव के लोगों को, अपने ही लोगों को, अपनी भाषा को, अपनी बोली को, अपने पहनावे को, अपने भोजन को, अपने काम करने के तरीके को, अपने आजीविका के साधनों को हीन मानने लगते हैं। और उनमें एक ऐसा भाव डेवलप हो जाता है कि कुछ और, जो शहर जिसको रिप्रेजेंट करता है, शहर जिसका प्रतिनिधित्व करता है, चाहे वो बोली भाषा हो, पहनावा हो, काम करने के तरीके हों, क्योंकि शहरों में तो खेती नहीं होती, शहरों में तो पशुपालन नहीं होता, गांव में होता है। तो शहरों में आजीविका के साधन दूसरी तरह के हैं, और गांव में आजीविका के साधन दूसरी तरह के हैं। तो गांव के साधनों को हीन मानने लगता है ये पढ़ा लिखा आदमी, और शहर के जो साधन है, शहर के जो तरीके हैं, उनको वो कहीं ना कहीं उनसे तुलना करके उनको ऊपर रखता है। और ये जो उसके मन में होता है, इसकी वजह से वो अपने को, अपने परिवार को, मोहल्ले को, गांव को, अपने समाज को कहीं ना कहीं वो कमतर मानने लगता है, और उसमें एक ग्रंथि बनती है, एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है उसके अंदर कि मैं ठीक नहीं हूं, हमारे लोग ठीक नहीं है, मेरी भाषा ठीक नहीं है, और मुझे ठीक होने के लिए कुछ और की नकल करनी पड़ेगी। और वो नकल किसकी करनी पड़ेगी? जो अंग्रेजी, मैं अगर मोटी भाषा में कहूं तो आधुनिकता जिसको रिप्रेजेंट करती है, हमारा जो विषय है मैं उस पर आ रहा हूं, आधुनिकता, मॉडर्निटी जिसको रिप्रेजेंट, आज की मॉडर्निटी ये कहना चाहिए, जो एक्चुअली वेस्टर्न मॉडर्निटी है, पश्चिमी आधुनिकता में हम जी रहे हैं। ये आधुनिकता हमारी आधुनिकता नहीं है, हम न हमारी पोशाक हमारी है, न भाषा हमारी है, ये आधुनिकता हमारी नहीं है उस सेंस में। तो ये जिस आधुनिकता में हम जी रहे हैं, पश्चिमी आधुनिकता, हम उसको कहीं ना कहीं सुपीरियर
मानने लगते हैं, उसको हम कहीं श्रेष्ठ मानने लगते हैं और हम उसकी नकल करने लगते हैं। हम माने हम पढ़े लोग, गांव का पढ़ा लिखा हो, शहर का पढ़ा लिखा हो, उसमें थोड़ा बहुत डिग्री का फर्क है। तो इस पे सबसे पहले मुझे गांव के लोगों ने इस पे ध्यान आकर्षण किया और उन्होंने कहा, भाई साहब, इनको ना शिक्षा आप देते हो तो इनको होना सिखाओ। टीच देम हाउ टू बी, उनको होना सिखाओ, उनको दिखना दिखाना मत सिखाओ। यानी अपीयरेंस पे जोर मत नहीं होनी चाहिए, हम कैसे दिखते हैं, हम कैसे अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, ये सेकेंडरी है मामला। प्राइमरी मामला ये है हम हैं क्या, हम अच्छे हैं, ये एक बात, हम अच्छे दिखते हैं, ये दूसरी बात। तो का ये कहना था, जिससे मैं आज पूरी तरह से सहमत हूं, कि ये जो शिक्षा है, आधुनिक शिक्षा, ये इसका पूरा एम्फोसिस, इसका पूरा जोर इस बात पे है कि हम दिखते कैसे हैं, हम हैं कैसे, इस पे कोई जोर नहीं है। मतलब आप एग्जामिनेशन सिस्टम भी ले लीजिए, कोई भी पैरामीटर ले लीजिए शिक्षा में आज के दिन, आपको ये दिखाई देने लगेगा कि हाँ, एम्फोसिस जो है, प्राथमिकता जो है, वो दिखने दिखाने की है। आपका एग्जाम सिस्टम भी इसी तरह से बना हुआ है कि हम उसमें क्या स्कोर करें, वो हम मापदंड बन जाता है कि हम कितना जानते हैं। हम कितना जानते हैं ये मापदंड नहीं बनता कि हम क्या स्कोर करें, क्योंकि मैं नकल करके भी अच्छे नंबर ला सकता हूं, ये सारे सर्वविदित है। या मैं पूरी तरह से रट करके, किसी ने मुझे बता दिया कि ये 4 प्रश्न आने वाले हैं और मैं उनको अच्छी तरह रट लूं, मुझे कुछ नहीं मालूम है उनके बारे में, और मैं जा करके दूसरे दिन उसको उगल दूं और मुझे अच्छे नंबर मिल गए, और ये एक क्राइटेरिया बन जाता है कि मैं उस विषय में पारंगत हूं। बल्कि बट सच्चाई ऐसी नहीं है, ये संभव है। कहने का मतलब है, मैं आपका जो ध्यान दिलाना चाहता हूं वो, कि ये जो संसार है ना, उस संसार में हम भी हैं। ये संसार में मनुष्य नाम का जो प्राणी है, वो हर समय, उसकी एक फितरत है, उसकी एक ये इंट्रिंसिक डिजाइन है कि वो जो कुछ देखता है उसको वो समझना चाहता है। जो कुछ वो देखता है, बच्चे से लेके बूढ़े तक, जो कुछ उसको दिखाई देता है वो उसको समझना चाहता है। ये उसकी एक फितरत है, ये इनबॉर्न है। मिट्टी है, बच्चा उस मिट्टी को उठाएगा, मुंह में डालेगा, उसको हाथ में मलेगा, वो उसको उसका सेंस क्या है, ये उसको मालूम करने की एक इनहेरेंट जिज्ञासा होती है। मनुष्य में ये है ही। अब ये जो हम जानने की इच्छा करते हैं, जानने की इच्छा रखते हैं, ये जानना क्या होता है, और इसके एवज में एक और बात है, मानना क्या होता है। ये जानना और मानने का फर्क बहुत महत्वपूर्ण है। जानना, जिसमें आप अगर किसी चीज को जान गए, तो उसके बाद दुनिया की कोई ताकत आपको ये नहीं मनवा सकती कि ये जो तुम बोल रहे हो ये गलत है, क्योंकि आप जानते हैं। जैसे 2 और 2 4, जिस दिन 2 और 2 4 होता है, ये जिस दिन आप जान गए, उस दिन दुनिया के सारे लोग आकर आपको बोले कि नहीं भाई, 2 और 2 5 होता है, या 2 और 2 3 होता है, आप उसको मानने वाले नहीं है। बोले कुछ भी, दबाव में आके कुछ बोल सकते हैं, पर अंदर में वो स्वीकार्य नहीं होगा। परंतु अगर आप ये मान लेते हैं कि 2 और 2 4 होता है, तो आपका ये मानना बहुत ठोस नहीं होता, आप हिल सकते हैं। तो जानने और मानने का फर्क होता है। इसी के साथ में 2 और शब्द आपको देता हूं, ज्ञान और जानकारी। जब मैं 2 और 2 4 होता है ये जान जाता हूं, जब मुझे पूरा अटल विश्वास हो जाता है इस पे कि 2 और 2 4 है, ये मैं समझ गया हूं, तो ये आपका ज्ञान है। और जब कोई आपको आकर बोल दे कि देखो भाई, 2 और 2 4 होता है, आप जानते नहीं,
आप उसको मान लेते हैं, तो ये आपकी जानकारी होती है। तो ज्ञान और जानकारी में एक बुनियादी भेद है। ज्ञान आपका होता है, भले ही कहीं से मिले, पर एक बार आप समझ गए तो वो ज्ञान आपका है। आपसे कोई उसको छीन नहीं सकता, आपको कोई गलत नहीं साबित कर सकता। जानकारी आपकी नहीं होती है, जानकारी बाहर से आती है और आपको उसको याद रखना पड़ता है। ज्ञान को आपको याद नहीं रखना पड़ता, जानकारी को आपको याद रखना पड़ेगा या कहीं नोट करके रखना पड़ेगा। और जानकारी समय और स्थान के अनुसार बदलती रहती है। जैसे भारत का प्रधानमंत्री आज जो हैं, 10 साल पहले वो नहीं थे। ये एक जानकारी है। भारत के प्रधानमंत्री 10 साल बाद कौन, हम नहीं जानते हैं। तो ये एक जानकारी है जो समय के अनुसार बदलती रहती है, स्थान के अनुसार भी बदलती रहती है। भारत के प्रधानमंत्री एक, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री दूसरे, ये जानकारी है, इसको आपको याद रखना पड़ता है। लेकिन ज्ञान क्या होता है? ज्ञान वो होता है जो बदलता नहीं है, जो सनातन होता है। सनातन मतलब एटर्नल, जो आज भी वैसा ही है और कल भी वैसा ही रहेगा और कल वैसा ही था भी। और वो हमारे लिए भी उतना ही सत्य है जितना कि अमेरिका के लिए या अफ्रीका के लिए सत्य है। जैसे मैं आपको एक ज्ञान, इसका उदाहरण देता हूं। मैं अगर ये आपको कहूं कि दुनिया का हर मनुष्य अपने आप को स्वस्थ देखना चाहता है या स्वस्थ रखना चाहता है, भले ही वो बीमार हो, भले ही वो मरने वाला हो, लेकिन उसकी इंट्रिंसिक डिजायर होती है कि मैं स्वस्थ रहूं। ये उसकी मूलभूत चाहना है मनुष्य की, कि मैं स्वस्थ रहूं, मेरा शरीर स्वस्थ रहे। ये यहां के लिए भी सत्य है, ये अमेरिका के लिए भी सत्य है, अफ्रीका के लिए भी सत्य है। ये आज भी सत्य है, ये कल भी सत्य था और ये कल भी सत्य रहेगा। इसको ज्ञान कहते हैं, जो बदलता नहीं। अगर इस डेफिनेशन से अगर आपको ठीक लगती हो ये बात, तो अब आप अपनी जनरल नॉलेज की किताब उठा के देखिए। आज जो भी आप किसी भी दुकान में जाइए और आप उस दुकानदार को कहें मुझे एक जनरल नॉलेज की किताब दो, और फिर उसके पेज 1 से लेके आखिरी पेज तक आप उसमें देखिए कि ज्ञान कहां है, नॉलेज कहां है। उसमें एक भी बात आपको नॉलेज की नहीं लगेगी। सारी की सारी बातें जानकारी की मिलेंगी, इंफॉर्मेशन की मिलेंगी। किस ओलंपिक में किस धावक ने कितनी सेकंड में 100 मीटर की रेस जीती, ये जानकारी है, ये ज्ञान नहीं है। ये एक अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति करके एक प्रोग्राम चलाते हैं, उसमें वो कहते हैं ये ज्ञान है। ये ज्ञान नहीं है, वो सबका सब जानकारी है। उसको आपको याद रखना पड़ता है, आपको रटना पड़ता है, और वहां जाके कौन बनेगा करोड़पति में तुक्का है कि वो जो आपने रटा है वैसे ही प्रश्न आ गया तो आप जीत जाते हैं, नहीं तो आप हार जाएंगे। अब मैं आपसे इस पे इसी से जोड़ती हुई एक बात कहता हूं कि जब आप जानकारी को ज्ञान कहते हैं, जो हमारी किताबें कर रही हैं, हमारी जनरल नॉलेज की, सामान्य ज्ञान की पुस्तकों में ज्ञान और नॉलेज लिखा है, जबकि वहां है इंफॉर्मेशन और जानकारी, तो इससे जो बच्चा उस चीज को पढ़ रहा है और वो उस पर बिना ध्यान दिए पढ़ रहा है, तो उसके दिमाग पे इसका क्या असर होगा, ये आपको सोचने की जरूरत है। जब आप जो चीज है वो है जानकारी, पर आप उसको ये मान रहे हैं कि ये ज्ञान है, तो फिर जब कोई ज्ञान की बात आएगी तो उसको आप कैसे लेंगे? आपके दिमाग को पहले से ही ऐसा बना दिया गया है कि आप
जानकारी को ही ज्ञान मान रहे हैं, तो आपके लिए ज्ञान तो चीज बहुत दूर की हो जाएगी। ये जो मामला है ये बहुत गंभीर मामला है। बात कहने में बहुत छोटी सी लगती है, पर ये मैं उदाहरण के तौर पे दे रहा हूं कि आज की दुनिया में क्या खेल हो रहा है, जिसमें हम सब शिक्षित लोग जो शिक्षा से दूर हैं शायद इससे थोड़े बचे हुए, पर हम सब शिक्षित लोग किस भुलावे में हमको रखा गया है। ये मामला पिछले 200-250 साल से इस देश में चल रहा है। पूरी दुनिया में भी बहुत बड़ा लंबा इतिहास नहीं है इस आधुनिक शिक्षा का, ये 250-300 बरस का ज्यादा से ज्यादा होगा। हमारे देश में 1800 से मान लीजिए आप ये मामला चल रहा है, सन 1800 से। तो ये जो आधुनिक शिक्षा का जंजाल है, मैं ये कहता हूं और बहुत बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये जो शिक्षा है ये हमको भुलावे में रख कर बनी हुई शिक्षा है, और इस भुलावे में जो इसको चलाने वाले लोग हैं वो भी आ गए। ये जो किताब लिख रहा है, जो उसको जनरल नॉलेज की किताब बोल रहा है, वो कोई जानबूझ के ये कर रहा हो ऐसा नहीं है, वो कोई शैतानी कर रहा हो ऐसा नहीं है। ये एक बुनियादी भूल जो हम 200 साल से झेल रहे हैं उसके परिणाम है कि ये काम इस तरह से हो रहे हैं। ये मैं आपको एक बहुत जीता जाता एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब हम उसको जो नहीं है, अगर थोड़ा कोई आपको ऐसा आदमी मिल जाए, कोई शिक्षक अच्छा मिल जाए, या कोई दोस्त ऐसा मिल जाए, या कहीं से भी कुछ आपको ये ध्यान आकर्षण हो जाए कि भाई बुनियादी भेद क्या है जानकारी और ज्ञान में, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। अगर दो अलग अलग चीजें हैं जानकारी और ज्ञान, तो हमको सोचने की जरूरत है कि नहीं है कि जानकारी क्या है और ज्ञान क्या है, जैसा मैंने अभी आपको थोड़ा थोड़ा सा इशारा किया। और अगर आपको इस बात पे आप ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि हाँ बात में दम है, और फिर आप इसको और ध्यान देंगे तो एक दिन आपको बात समझ में आया, ज्ञान जो है वो सनातन ही हो सकता है, ज्ञान वो ही हो सकता है जो बदलता नहीं है। बाकी जो है वो जानकारी है। जानकारी फालतू है ऐसा नहीं कहा जा रहा है, जानकारी की भी उपयोगिता है, लेकिन ज्ञान और जानकारी दो अलग अलग चीजें हैं। मैं ये बोल रहा हूं कि ये पहली बात तो ये कभी भी बताया ही नहीं जाता हमारी शिक्षा में, आधुनिक शिक्षा में, और ये भूल एक बहुत बड़ी भूल हो रही है। उसी से जुड़ी हुई जो भूल है वो ये है कि अर्थ और शब्द में भी हम भेद नहीं कर रहे हैं। नाम तो लेते हैं, रोज नाम लेते हैं, वर्ड एक तरफ और मीनिंग दूसरी तरफ। वर्ड यानी शब्द और मीनिंग यानी अर्थ, हम दोनों की बात करते रहते, लेकिन क्या हम इन दोनों का फर्क समझते हैं? क्या हम कभी इस ध्यान दिया हमने शब्द क्या होता है और अर्थ क्या होता है? और क्या हमने इस पे ध्यान दिया कि इस देश के लोग, खासकर भारतवर्ष के लोग खासकर, क्या हम शब्द के पीछे पागल नहीं हो रहे जैसे जानकारी के पीछे पागल हो रहे हैं? अंग्रेजी के पीछे जो एक आकर्षण है वो है क्या? वो आकर्षण आखिर में शब्द का ही आकर्षण है, क्योंकि अर्थ की कोई भाषा ही नहीं होती। पानी एक शब्द है, लेकिन पानी का अर्थ और पानी एक वास्तविकता ये अलग चीज है। पानी की वास्तविकता एक छोटा बच्चा भी बहुत हद तक जानता है। उसको प्यास लगती है तो वो पानी के लिए पुकारता है, और वो जानता है कि इस चीज को जब मैं पीऊंगा तो मेरी प्यास बुझ जाएगी। ये पानी से प्यास बुझती है, ये एक छोटा बच्चा भी जानता है। ये पानी से प्यास का बुझना पानी की वास्तविकता है, पानी का अर्थ है। पानी की तरलता, पानी की लिक्विडिटी, ये उसकी वास्तविकता है, ये उसका अर्थ है। पानी से आग को बुझाया जा सकता है, ये उसकी एक वास्तविकता है, उसका अर्थ है। ये जो मैं कह रहा हूं, ये
उसके अर्थ और वास्तविकता किसी भाषा में नहीं होते। आप इसको भाषा में नहीं समेट के रख सकते। उसका जो शब्द है वो भाषा में होता है। पानी, वाटर, नीर, जल, ये भाषा में होते हैं। तो ये बात भी हमारी शिक्षा में कभी किसी ने नहीं बताया कि शब्द जो है वो भाषा में होते हैं भाई, और उसका जो अर्थ है जो हमारे काम का है वो भाषातीत है। इट इज बियॉन्ड लैंग्वेज। उसकी कोई लैंग्वेज नहीं होती। तो अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण दायित्व है कि वो बच्चे को अर्थ समझाए, अर्थ की ओर ध्यान आकर्षण करवाए। अर्थ का मतलब डिक्शनरी से उसका मीनिंग निकाल के देने से नहीं होगी बात, क्योंकि डिक्शनरी में तो एक ही शब्द के अनेक शब्द दे दिए गए, उससे पूरी बात बनती नहीं है। बात तो ये पहली बात समझ में आए कि अर्थ भाषातीत है और उसकी जो रियलिटी है, उसकी जो वास्तविकता है वो रियलिटी से परे है, वो शब्दों से परे है, और वो पूरी दुनिया में एक जैसी है। वो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी भाषा के बोलने वाले लोग हैं, आप बंगाली बोलते हैं कि तमिल बोलते हैं कि एक ही है। वस्तुओं का रियलिटी एक ही है। ये जो धर्मों के बीच में संकट है वो भी इस बात को न स्वीकारने की वजह से है कि रियलिटी तो एक ही है भाई। आप शब्द देते रहिए कुछ भी। ये बात हमको हमारी शिक्षा में नदारद है, और ये जो है नदारद मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है कि 250-300 साल पहले ये नदारद नहीं थी। ये जो नदारद हुई है वो ये आधुनिक शिक्षा के आने से नदारद हुई। तो ये दूसरा भेद है अर्थ और शब्द का। और मैं ये कह रहा हूं कि आधुनिक शिक्षा का पूरा जो जोर है, पूरा जो एम्फसिस है वो शब्द पे है, अर्थ पे नहीं है। उसी तरह से जैसा इसका पूरा एम्फसिस जानकारी पे है, ज्ञान पे नहीं है। इसी से जुड़ती हुई बात मैं अब ये कहूंगा कि जो भी आप रियलिटी देखे दुनिया में, कोई भी रियलिटी, चाहे वो गाड़ी घोड़ा हो, कपड़े लत्ते हो, जमीन हो, आसमान हो, कुछ भी हो, उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं। हर समय उसके दो एस्पेक्ट होते हैं। हर रियलिटी के, हर वास्तविकता के दो एस्पेक्ट होते हैं। एक एस्पेक्ट होता है उसका निराकार एस्पेक्ट, होने वाला एस्पेक्ट, बीइंग वाला एस्पेक्ट, जो आंख से कान से नहीं दिखाई देता। जैसे अर्थ जो है, किसी वस्तु का अर्थ वो आंख से कान से नहीं समझ में आएगा, वो हमको समझना पड़ेगा। आंख से कान से इंद्रियों से जो चीज दिखाई देती है वो साकार दिखाई देता है, और जो दिखाई उससे आंख से कान से इंद्रियों से नहीं दिखाई देता उसको मैं निराकार पक्ष कह रहा हूं। तो ज्ञान जो है वो एक तरह से निराकार है। ये आपका अर्थ जो है वो निराकार है। इसी तरह से हर वस्तु में, हर चीज में, आप कोई टेक्नोलॉजी ले लीजिए, आप कोई गाड़ी घोड़ा ले लीजिए, आप कपड़े लत्ते ले लीजिए। कपड़ों की बात करें, कपड़े जो है आपने पहने हुए, मैंने पहने हुए, इसका एक साकार पक्ष है जो दिखाई देता है। आपको रंग अच्छा लगता है, आप उसका टेक्सचर अच्छा लगता है, आप उसको देखते हैं उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है या नहीं है, इत्यादि इत्यादि। उसके कितना महंगी है या सस्ती है, ये सब जो है ये दिखाई देने वाला पक्ष है। उसका जो नहीं दिखाई देने वाला पक्ष है वो उसका बेसिक इंट्रिंसिकनेस है। वो क्या है कपड़े की, कि वो आपके शरीर को ढकता है, और आप उसको क्यों पहनते हैं? इसलिए पहनते हैं कि एक तो लज्जा से बचने के लिए, और दूसरा इसलिए कि आपको मौसम, गर्मी, सर्दी, बारिश से होने वाले आपके शरीर पे प्रभाव को वो कम कर सके। अगर आपको ठंड लग रही है तो आप ऐसे कपड़े पहनिए कि ठंड से आपका बचाव हो। अगर गर्मी है तो ऐसे कपड़े पहनिए जिससे आपको गर्मी कम से कम लगे। खुले कपड़े पहनिए, ढीले कपड़े पहनिए, इत्यादि इत्यादि। खादी के कपड़े पहनिए।
तो कपड़े का जो इंटरेस्टनेस है वो उसका ये गुण कि वो अपने को मौसम से बचाता है और वो हमको लज्जा से बचाता है और वो हमको उसका तीसरा ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि हम अपने सौंदर्य दृष्टि को उसमें परिलक्षित करते। ये सारे उसके निराकार गुण है। गाड़ी का क्या है निराकार पक्ष? गाड़ी का निराकार पक्ष है उसमें वो चीज है जो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। जिस दिन वो गाड़ी इस काबिल नहीं रहेगी आप उस दिन उसको गाड़ी बोलना बंद कर देंगे। आप उसको गाड़ी नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे कबाड़ है। तो हर चीज का जो इंट्रिंसिक पक्ष है, जो निराकार पक्ष है, जो तो उसको मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो जो उसका मूल्य है। अब दो शब्द हैं इधर भी देखिए, मूल्य और कीमत, वैल्यू और प्राइस। कहने को तो हम लोग दोनों को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, एक जैसे कि एक दूसरे के पर्याय हों, पर मैं उसको दूसरे अर्थ में आपके सामने रखना चाहता हूं। मूल्य वो है जो उस चीज से निकाला नहीं जा सकता। जैसे कपड़े का मूल्य क्या है? हमारे शरीर को मौसम से बचाने का उसका एक गुण है, ये उसका मूल्य है। उसका सौंदर्य दृष्टि से जो संबंध है ये उसका एक मूल्य है। ये मूल्य जब तक उस कपड़े में रहेगा वो कहलाएगा कपड़ा। जिस दिन ये कपड़ा उसके लायक नहीं रहेगा, यानी वो चिथड़ा हो गया, तो आप वो मूल्य उससे विच्छेद हो गया और अब वो कपड़ा आप उसको नहीं कहेंगे, आप उसको चिथड़ा कहेंगे। या वो गाड़ी उस लायक नहीं रही तो आप उसको कबाड़ कहेंगे। तो मूल्य जो है उसमें हर समय रहता है, उसको कम बेसी नहीं किया जा सकता, परंतु उसकी कीमत स्थान विशेष पे डिपेंड करेगी। वही वस्तु दिल्ली में एक दाम में बिकेगी और बंबई में दूसरे दाम में बिकेगी और अमेरिका में तीसरे दाम पे बिकेगी। या वो कल दूसरे दाम में बिकती थी, आज दूसरे दाम में बिक रही है और कल दूसरे दाम में बिकेगी। तो स्थान और समय दोनों से प्रभावित होती है कीमत, लेकिन मूल्य न स्थान से प्रभावित होता है और न समय से प्रभावित होता है। तो हमारी शिक्षा हमको मूल्य पे ध्यान आकर्षण ही नहीं करवाती है। और मैं इस बात पे आपको लाना चाहता हूं कि आज कहने को तो शिक्षा हमको मिल रही है, उसके बेसिस पे हमको सम्मान थोड़ा बहुत, कभी कभी झूठा, और कभी कभी हमको उसके बेसिस पे नौकरी वोकरी मिल जाती है। परंतु ये हमको कहीं ना कहीं हमारे दिमाग को इस तरह से इंडोक्ट्रिनेट कर रही है, कहीं ना कहीं ये हमारे दिमाग को इस तरह से बना रही है कि हम मौलिक रूप से सोचने के काबिल ही नहीं रहते। हमारी दृष्टि को परिवर्तित कर रही है, जिससे कि हम जो लोग इस दुनिया को चला रहे हैं, और ये मत समझिएगा कि हिंदुस्तान की सरकार इस देश को चला रही है, ये भ्रम नहीं हमको पालना चाहिए। न अमेरिका की सरकार अमेरिका को चला रही है, ये तो कुछ और तरह की शक्तियां हैं। जो आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी के पीछे जो लोग हैं, जो आपके गूगल के पीछे के लोग हैं, जो आपके फोन के पीछे के लोग हैं, जो आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे के लोग हैं, जो ये जूम कॉल करते हैं उसके पीछे के जो लोग हैं, इसमें जो ऊपर के लोग हैं वो इस दुनिया को चला रहे हैं। और वो जैसा आप दिमाग बनाना चाहते हैं वैसा वो दिमाग बनाने की चेष्टा करते हैं। जो चीज आपसे खरीदवाना चाहते हैं वो आपसे खरीदवा लेते हैं। 10 में से 6 लोग उसको खरीदने लगते हैं, 10 में से 8 लोग खरीदने लगते हैं। वो जिस तरह के विचार आपके बनाना चाहते हैं उस तरह के विचार धीरे धीरे आपके बना लेते हैं। अब क्योंकि आप हमेशा अपने दिखने पे जोर देते हैं, आप अपने होने पे जोर ही नहीं देते। आपको पता ही नहीं चलता पढ़े लिखे आदमी को कि होना होता क्या है। उसका पूरा का पूरा ध्यान इस पे केंद्रित है कि मैं अच्छा दिखूं, मैं स्मार्ट दिखूं और मैं अपने आप को ऐसा दिखाऊं। तो मेरा जो प्रयास रहा है पिछले 30 साल से वो यही रहा है कि लोगों के, पढ़े लिखे लोगों की
कहीं ना कहीं आंखें खोलने का प्रयास करूं कि वो अपने सही माने में अपने पांव पे खड़े होकर के इस दुनिया को, अपने आप को अपनी नजरों से, अपनी मौलिक नजरों से देख सके, ताकि वो सही मायने में स्वतंत्र हो सके। आज के दिन फ्रीडम की बहुत बात होती है, लेकिन फ्रीडम का मतलब ये हो गया कि जो मैं चाहूं वो मैं करूं, जो मैं चाहूं वो मैं करूं, मेरी मर्जी है, मैं जो चाहूं वो मैं करूं। पर ये संभव नहीं है। मैं और आप दो लोग एक ही मकान में रहते हैं और आपको बहुत जोर से संगीत, म्यूजिक बजा करके सुनना पसंद है और मैं चाहता हूं कि भाई मैं सोऊं। तो या तो मेरा फ्रीडम हावी होगा या आपका फ्रीडम हावी होगा, दोनों का फ्रीडम नहीं चल सकता। तो इस दुनिया में जो मेरी मर्जी को फ्रीडम कह दिया गया है, ये कभी होने वाली चीज नहीं है और ये भुलावे में रखने के लिए पूरी दुनिया को ये खेल खेला जा रहा है। भारतीय संदर्भ में स्वतंत्रता का नाम, स्वतंत्रता का अर्थ कुछ और होता था। वो होता था कि आप इस अस्तित्व की, इस दुनिया की, इस संसार की व्यवस्था को, इसके होने को, इसके सनातन को, इसकी वास्तविकता को समझ करके अपने को उसके अनुसार ढालें। जब आप उनको अपने को उसके अनुसार ढालेंगे तो आप स्वतंत्र होंगे। जैसे आप अपने शरीर की व्यवस्था को समझ करके उसके हिसाब से भोजन करें तो आप स्वस्थ रहेंगे, कुछ उस तरह की बात। तो मेरे सामने मैंने समय कुछ ज्यादा ले लिया। मैंने मोटी मोटी आपको बात समझाने का प्रयास किया है कि ये आधुनिकता कितनी भ्रामक है और हमारी भारतीयता सनातन की बात करती है और ये आधुनिकता दिखने दिखाने की बात करती है। तो मैं यहाँ अपनी बात समाप्त करता हूँ, आपके प्रश्न मैं लूंगा। धन्यवाद। जी सर, बहुत कम समय में आपने आधुनिकता को और जो ये पाश्चात्य शिक्षा है, पाश्चात्य संस्कृति है, इन सब चीज़ों को समझा दिया आपने। मैं तो बहुत समय से समझने की कोशिश करता हूँ और आपको मैं फॉलो करता रहता हूँ, आपके वीडियो और इन सब से सीखने की कोशिश करता हूँ। और कुछ अभी रुपेश भाई पांडे जी भी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। धर्मपाल जी और गांधी पे उन्होंने पिछले दिनों एक व्याख्यान दिया, तो उसमें भी हम लोग कुछ इन चीज़ों को समझें, आधुनिकता को और पाश्चात्य संस्कृति को और भारतीयता को। तो मैं अब आगे बढ़ता हूं कि कुछ छात्रों के सवाल हैं, तो वो लोग चैट में लिख दें। विक्रम, आवाज आ रही है? विक्रम, अनमोल। हाँ जी सर, आवाज आ रही है। हाँ, तो सबसे पहले मैं विक्रम से कहूंगा कि आप सर से सवाल पूछिए। विक्रम सर, अभी ऐसा मेरा कोई सवाल नहीं है। अच्छा, जितनी बातें सर ने बोली वो मुझे ढंग से समझ में आ गई। अच्छा, अनमोल। नमस्ते सर, मैं अनमोल हूँ, अनमोल कुमार। और जैसा कि आपने कहा, मेरी आवाज तो आ रही है ना? जी जी, आ रही है। हाँ, थोड़ा सा तेज बोलो, जरा सा तेज। हाँ, ओके, अब ठीक है आवाज? जी हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, तो जैसा कि आपने कहा, दिखने दिखाने की संस्कृति बनती जा रही है मॉडर्नाइजेशन के नाम पे। हम मॉडर्न कम वेस्टर्न ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि ये वेस्टर्न ही कल्चर हमें ये शो ऑफ कल्चर बनाता है या सिखाता है, जो लुक्स पे ज़्यादा फोकस करता है, ना कि हमारे इनर वैल्यूज पे। बट जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी हर कोई ही लुक्स पे ध्यान, या क्या कहते हैं, एक बाहरी दिखावे पे ध्यान देता है और बाहरी दिखावा ऊपर रखता है। कई बार हमें लगता भी है कि नहीं, हमें ये बाहरी दिखावा नहीं करना, बट पीयर प्रेशर एक तरह का क्रिएट हो जाता है कि अगर सब ही दिखावा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी हमें एक लेफ्ट आउट होने का फील होता है कि नहीं यार, सभी दिखावा कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ तो मैं पीछे तो नहीं छूट जाऊंगा। तो इस दिक्कत से कैसे हम निजात पा सकते हैं? बिल्कुल, बहुत सच्ची बात तुमने कही है। इसको मैं ईमानदारी वाला प्रश्न मानता हूँ। और ये जो दबाव की तुमने बात की है, पीयर प्रेशर, दबाव, ये अनजाना कुछ हवा में होता है। ये हम पता नहीं चलता कि कहाँ से आ रहा है, लेकिन होता है। जैसे हम भारत के कोई बड़े थोड़े ऊंचे किस्म के
होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम उसके जो जो वहाँ पे हमको चाय कॉफी लाके देता है उससे अंग्रेजी में बात करने लगते हैं। हाँ, और वो हम जानते हैं कि वो भी हमारी भाषा जानता है और हम भी उसकी भाषा जानते हैं, लेकिन वहां जाके अचानक हम अंग्रेजी में बात करने लगते हैं। ये वही दबाव है। तो पता है कहाँ से आ जाता है। या हम अपनी हमारी जो डोसा है, डोसा दक्षिण भारत का बहुत बढ़िया एक चीज है जो अब तो पूरे देश में खाई जाती है। अब ये उत्तर भारत के रेस्टोरेंट में मैं देखता हूँ कि डोसा लाके रखते हैं, उसके साथ छुरी कांटा रखते हैं, और जो आदमी बैठा है वो उसको छुरी कांटे से खाने की चेष्टा करता है और वो खा नहीं पाता है, क्योंकि डोसा इतना पतला होता है कि उसमें अगर आप छुरी और कांटा घुसाएंगे तो टूट जाता है। और उसको बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि जब तक वो छुरी कांटे से नहीं खाएगा तो उसको लोग असभ्य समझेंगे। तो ये भी एक तरह का पीयर प्रेशर है। इस तरह के तमाम पीयर प्रेशर, इस तरह के तमाम चीजें हम इससे ग्रसित हैं। तो अनमोल, हम ये कहेंगे कि आपने इस बात पे आपका ध्यान गया है, ये बहुत शुभ बात है। आप इस बात पे और ध्यान दीजिए और आप इसको देखने की चेष्टा कीजिए कि ये कितना खोखला है ये प्रेशर। यानी वो आपने कहानी सुनी होगी, राजा नंगा है। अब सबको दिखाई दे रहा था कि राजा नंगा है, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एक बोला कि राजा तो नंगा है, तो सब लोगों को लगा कि अरे यार, हम तो डर के मारे बोल नहीं रहे थे या झेप के नहीं बोल रहे थे। तो ये स्थिति जो सब कोई पीयर प्रेशर में है, वो सबकी यही स्थिति है। पहले तो ये आप समझ लीजिए। आप ऐसा मत समझिए कि वो प्रेशर सिर्फ आप ही पे है, सब पे है। जरूरत ये है कि इसको देख लेने की और इसका खोखलेपन को देख लेने की, और उसके बाद हिम्मत से इससे बाहर निकलो। और जब आप बाहर निकलोगे तो आप दो चार को और भी बाहर निकाल दोगे, ऐसा मैं मानता हूं। अपने में आत्मविश्वास लाने की उसके लिए जरूरत है। एक्सेप्टेंस लानी है। कुछ जरूरत ज्यादा नहीं है। आपको ज्ञान और जानकारी की जो मैंने बात कही ना, उसी पे ध्यान दे दो। ये जो पूरा का पूरा दबाव है, ये जानकारी वाला दबाव है, ये साकार वाला दबाव है। और जो असली बात होती है वो निराकार की होती है। निराकार पे अगर ध्यान दोगे और आपको उसकी सच्चाई पता चलेगी तो ये प्रेशर अपने आप ही निकल जाएगा, क्योंकि आप में एक तरह का आत्मविश्वास आएगा पहली बार। अभी तो आप में जो विश्वास है वो इस बात का है कि मैं अंग्रेजी अच्छी बोलता हूं दूसरे की तुलना में। आप जब इधर से इधर शिफ्ट करोगे तो आप अपने को दूसरे से तुलना ही करना छोड़ दोगे, क्योंकि अब आपको पता चल गया कि 2 और 2 4 है। तो आप दूसरे के ऊपर देख नहीं रहे हो कि वो स्वीकार कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपको अपने में इतना विश्वास आ गया कि ये तो सही है भाई, तो मैं तो सही कर रहा हूं, मुझे दूसरे को देखने की जरूरत क्या है। तो ये कुछ वैसी बात है कि ध्यान देके अपने में आत्मविश्वास लाना और इस पूरे छद्म से, इस इल्यूजन से बाहर कूद जाना, ये संभव है। जी धन्यवाद। जी। अब अगला सवाल लेते हैं सौरभ कुमार। सौरभ। हेलो सर, धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए कि मैं अपना प्रश्न पूछ सकूं। सौरभ कुमार मेरा नाम है। मैं असल में 2 प्रश्न पूछना चाहता हूं जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जी। अध्येता को हम आपस में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे उसे समझ सकते हैं। दूसरा मेरा प्रश्न है कि जो 2000 के बाद जो लिबरलाइजेशन हुआ है, उसके बाद हमने धर्म को एक साइड में रखा। आज अगर मैं अपने दोस्तों के सामने धर्म की पुस्तकों की, किसी भी धर्म की मैं बात कर रहा हूँ, अगर बात कहूँ तो मुझे बैकवर्ड समझा जाता है। ऐसा इससे डील कैसे करूं कि मैं उनको बता सकूं कि मैं सही हूं और इसको हमें साथ में लेना चाहिए। नहीं, पहला प्रश्न क्या था वो मैं सुन नहीं पाया ठीक से। धर्म और भारतीयता को कैसे आपस में जोड़ें कि हाँ, हम इसको ले चलें तो हम अपने देश से ज्यादा अच्छे से कनेक्ट हो सकेंगे या अपनी सभ्यता से, संस्कृति से ज्यादा अच्छे से कनेक्ट हो सकेंगे। मैं इस चीज को थोड़ा सा दूसरों के सामने डिस्क्राइब करने में मेरे को प्रॉब्लम होता है। दिखता तो है लेकिन समझ में नहीं आता है। नहीं देखिए, मैं मतलब आप मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं तो
मेरे पास कोई हर चीज का एक ऐसा जवाब हो कि वो सबके अप्लाई हो, ऐसा नहीं है। ये मैं जवाब तो आपसे बस आपको ही ढूंढ, हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ। कमेंट चाहता हूँ, हाँ हाँ मैं बिल्कुल, आपसे कमेंट चाहता हूँ। हाँ हाँ वही दे रहा हूँ। मैं ये कहूंगा कि देखो बहुत सारे शब्द है, धर्म एक शब्द है, ठीक है, अंग्रेजी में इसको रिलीजन कहते हैं, लेकिन क्या धर्म और रिलीजन एक है या दो अलग अलग चीजें हैं? एक बात इस पे ध्यान दीजिए कि रिलीजन जो है वो धर्म नहीं, हमारे संसार में धर्म जो शब्द है, संस्कृत में या हिंदी में या और भारतीय भाषाओं में, धर्म का मतलब बिल्कुल अलग चीज है। धर्म है जैसे लोहे का भी धर्म होता है, मिट्टी का भी धर्म होता है, पेड़ का भी धर्म होता है, माता का भी धर्म होता है, पिता का भी धर्म होता है, बेटे का, बेटी का, भाई का, बहन का, दोस्त का, मित्र का, सबका धर्म होता है, और मिट्टी पानी का भी धर्म होता है। तो ये धर्म को रिलीजन ना समझा जाए। पहली बात, पहले तो ये शब्द जो है इनका अर्थ ठीक से समझा जाए, और फिर आप इस निर्णय पे पहुंचिए कि मैं किस धर्म की बात करना चाहता हूं, किस धर्म को मैं रिलीजन को बताना चाह रहा हूं या धर्म को बताना चाह रहा हूं, और बताने की इतनी उत्कंठा क्यों है, मैं तो उस पर भी सवाल खड़ा करूंगा कि हम पहले खुद तो समझ लें कि चीजें क्या है। हमको जब चीजें 2 और 2 4 की तरह समझ में आएगी, हम जब समझ में आएगा कि पानी नाम के शब्द का अर्थ क्या है, तो हमको आत्मविश्वास जागेगा, और वो आत्मविश्वास आपके लिए, आपको रास्ते आपके खोल देगा कि आप कब बात करें, कैसे बात करें। हर समय दूसरे को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, ना आप कभी कर पाएंगे कि आप बोलेंगे और सब लोग आपकी बात मान लेंगे, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। आप अपनी बात रखिए, दूसरा कन्विंस्ड होता है नहीं होता है ये उसका मामला है, आपका मामला नहीं है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं इस आशय से नहीं कर रहा हूं कि आप सब मेरी बात मान लेंगे या 1 मिनट में समझ जाएंगे। मैं अपनी बात रख रहा हूं, पूरे निष्ठा के साथ रख रहा हूं और पूरी ईमानदारी के साथ रख रहा हूं। उसमें से कौन क्या निकालेगा, कौन कितना समझेगा, कौन कितना उस बात को मानेगा, इससे मुझे अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं है। मैं इतना ही कर सकता हूं कि मैं जो बात कर रहा हूं ईमानदारी से करूं, समझ के करूं और उसको पूरी निष्ठा से करूं, वो मैं कर रहा हूं। तो हमको दूसरे को समझाने की उतावली से मुक्त होना पड़ेगा फॉर द टाइम बीइंग, एटलीस्ट अभी मत होइए इसमें। पहले खुद ही, ये संस्कृति, सभ्यता, भारतीयता, इतने सारे शब्द हैं, क्या मतलब है इसका? हम तो लोगों से पूछते हैं सभ्यता और संस्कृति का अंतर, वो नहीं बता पाते, गोलमोल करते हैं। अब छोटी सा बोलता हूं, जैसे ये हमारी सभ्यता का सूचक है, लेकिन साड़ी का पहनना, महाराष्ट्र में साड़ी अलग तरह से पहनी जाती है, बंगाल में अलग तरह से पहनी जाती है, गुजरात में अलग तरह से पहनी जाती है, उत्तर भारत में अलग तरह से पहनी जाती है, ये हमारी संस्कृति के सूचक है। तो हमको जरा दिमाग को पहले तो खुद समझना पड़ेगा ना, समझाने से पहले हमको ये कन्विक्शन होना चाहिए कि हाँ, मैं जैसे 2 और 2 4 को समझा हूं, वैसे इन चीजों को भी मैं समझ गया हूं। देखिए, विचार और समझ में 2 फर्क है। विचार हम सबके अलग अलग हो सकते हैं। एक आदमी मानता है मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दूसरा मानता नहीं, उन्होंने तो बिल्कुल सत्यानाश कर दिया। ये विचार है, ये सनातन नहीं है, ये ज्ञान नहीं है। ये जानकारी और विचार अलग तरह की चीजें हैं। आप अपना विचार रख सकते हैं, मैं अपना विचार रख सकता हूं, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि हम दोनों एक ही विचार रखें। लेकिन हमारा अभी, जब हम विद्यार्थी हैं और बाद में भी, हमारा ध्यान सनातन ज्ञान से कभी भी भटकना नहीं चाहिए, उसको हमको ठीक से समझना चाहिए। सभ्यता क्या है, ये ज्ञान है। भारतीय सभ्यता क्या है, ये भी ज्ञान है। परंतु भारतीय सभ्यता दूसरी सभ्यताओं से श्रेष्ठ है, ये एक विचार है, ये ज्ञान नहीं है। ये आपका विचार हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि किसी बात को माने, परंतु सभ्यता क्या होती है ये आप समझ सकते हैं, मैं समझ सकता हूं, हर एक समझ सकता है। और वो अगर ठीक से समझेगा तो वो एक ही बात को समझेगा, एक ही तरह से समझेगा।
और फिर भारतीय सभ्यता को भी समझेगा तो एक ही तरह से समझेगा। लेकिन भारतीय सभ्यता सबसे श्रेष्ठ है, ये एक विचार है, ये सनातन नहीं है। ये आपका विचार है, सही हो सकते हैं आप, वो अलग बात है। विचार सही हो सकता है, गलत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे जानकारी सही हो सकती है, गलत हो सकती है, दोनों हो सकती है, लेकिन ज्ञान से फिर भी अलग है। तो सभ्यता सनातन ज्ञान और विचार, इसको अलग करिए। अगर ये सब बातें आपके मन में, दिमाग में स्पष्ट होंगी, तो ये जो प्रश्न है कि मैं दूसरे को कैसे समझाऊं, कैसे कन्विंस करूं, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। क्योंकि आपको क्यों समझाना है, मैं बोलूंगा। आपको अपने को बड़ा बनाना है दूसरे के सामने, इसलिए करना है, तो ये कोई माने नहीं रखता। आप पहले खुद समझिए, फिर ये दूसरा काम हो जाएगा, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। वो जरूरी नहीं है ना कि जो आप बात मानते हैं उसको दुनिया माने, ऐसा जरूरी नहीं है। जी, बहुत बहुत आभार। और किसी के सवाल हैं क्या? और कोई सवाल पूछना चाहेगा? अच्छा, सर मैं एक चीज ये जानना चाहता हूँ कि आजकल शैक्षिक संस्थानों में अंग्रेजी बोलना और अंग्रेजी जानना, इसी को लोग शिक्षा समझते हैं, इसी को लोग बड़े वैल्यू देते हैं, अच्छे पहनावे को वैल्यू देते हैं। तो इस संदर्भ में आपके क्या विचार हैं? देखिए, यही तो बात है। मैं मॉडर्निटी की जो बात करता हूँ, आधुनिकता की जो बात करता हूँ, ये पूरा का पूरा छलावा है। और ये पूरा का पूरा आपके माइंड कंट्रोल का गेम है। हम लोगों के माइंड को कंट्रोल करने की कवायद है ये। और उसी कवायद में ये एक कवायद है कि आप अंग्रेजी के पीछे पागल हो जाइए, कपड़ों के पीछे पूरा का पूरा मार्केट किस पे चल रहा है, आप ये देखिए। बाजार, हम बाजारवाद की बहुत, ये आप किसी भी दिल्ली के आंदोलन में जाके बैठिए, बाजारवाद के खिलाफ बहुत बातें हो रही है। पर क्या समझा जा रहा है कि कहां से पैदा हो रहा है ये? खाली अंबानी अडानी को गाली देने से थोड़ी ना होगा। तो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। ये कोई एक माई का लाल ये नहीं बोलता, ये जो आंदोलन करने वाले हैं, कि एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री पे क्यों नहीं आप बैन लगाते? क्यों ये एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, ये तो हमको बना रही है उल्लू। और ये अंग्रेजी के पीछे पागलपन इसलिए है कि हमको अब यही नहीं समझ में आता अर्थ और शब्द का भेद क्या है। हमको अपनी भाषाओं की जो रिचनेस है, उसकी जो समृद्धि है, उसकी जो खूबसूरती है, उसको किसी ने बताया नहीं। हमारे माँ बाप ने भी नहीं बताया। आज का बच्चा जो हिंदी बोलता है, मैंने देखा है, उसको हिंदी के मुहावरे नहीं आते, उसको हिंदी की कहावतें नहीं आती, उस हिंदी की कहानियां नहीं आती, उसको हिंदी की चौपाइयां नहीं आती, दोहे नहीं आते, कवित नहीं आते, गीत नहीं आते। फिल्मी गीत थोड़े बहुत आते होंगे, लेकिन कविताएं नहीं आती है। और पूरा का पूरा जो जो खूबसूरती होती है भाषा की, वो तो कहावतों में, मुहावरों में, कहानियों में, गीतों में, चौपाइयों में, इनमें होती है। अब आपने इसको तो ध्यान नहीं दिया, और आप टटपूंजिया अंग्रेजी के पीछे भागते हैं। कम हियर, सिट डाउन, गेट अप। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। मैं IIIT हैदराबाद, एक बड़ा कॉलेज है कंप्यूटर साइंस का, यूनिवर्सिटी टाइप है, वहां PhD भी करते हैं लोग, पर खाली कंप्यूटर साइंस की बात होती है वहां पे। IIT, वहां पे मैंने कई 1-2 साल कुछ पढ़ाया, मतलब कुछ सेमेस्टर मैंने पढ़ाया। अब मैं तो ये ह्यूमैनिटी के कोर्स लेता था, 4th ईयर के स्टूडेंट होते थे। और वो स्टूडेंट जो होते थे, तो मैंने पाया कुछ समय के बाद कि यार इनके समझ नहीं, कंप्यूटर साइंस में अच्छे हैं, लेकिन इनको भाषा नदारद है इनकी, अंग्रेजी की भी, अंग्रेजी भी इनको नहीं आती है। ये सोचते हैं, ये मानते हैं कि इनको अंग्रेजी आती है, आती नहीं है। तो मैंने एक भाषाविद से बात की, उसने कहा भाई साहब आप एकदम ठीक बोल रहे हैं, इनके माँ बाप, अगर ये हिंदी, इनके माँ बाप हिंदी बोलते हैं कि तेलुगु बोलते हैं कि कन्नड़ बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, इनके माँ बाप को की वोकैबुलरी 6 से 7 हजार शब्दों की होगी।
एक अनुमान है कि भारत के जो लोग भारतीय भाषाओं से कनेक्टेड लोग हैं, सामान्य आदमी, पर वो स्कूल गया है कि नहीं गया उससे कोई मतलब नहीं है, अगर वो अपनी भाषा से कनेक्टेड है यानी उसमें रचा बसा है और थोड़ा बहुत अंग्रेजी जानता नहीं जानता उससे फर्क नहीं पड़ता, ये उसका पूरा जो संसार है शब्द का, अपनी भाषा और दूसरी भाषाओं का मिला के 6-7 हजार शब्दों का होगा। मैं ये मानता हूं मेरा शब्द संसार 6-7 हजार शब्दों का होगा। और आज का जो पढ़ा लिखा युवा है जो अपने को मानता है कि मैं अब अंग्रेजी जान गया हूं, उसका शब्द संसार 3,000 शब्दों का है। आप मेरी बात पे गौर करिएगा। सामान्य अपनी भाषा के संसार में रचा बसा आदमी, जैसे गौतम जी को भी मैं उसी में मानता हूं, आपका भाषाई संसार कम से कम 6,500 7,000 शब्द का होगा, सारे शब्दों को मिला लीजिए। और आज का पढ़ा लिखा युवा जो अपनी भाषा को तुच्छ है, उसके मुहावरे ना कहावतें नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, बस माँ बाप से बात करने के लायक है, वो अपने दोस्तों से जो अंग्रेजी में बात करता है वो अंग्रेजी की वोकैबुलरी उसकी 1,000-1,500 शब्दों तक सीमित है। कॉलेज में पढ़ाई करता है उसमें उसको 1,000-1,500 अंग्रेजी के शब्दों से उसका काम चल रहा है। उसका पूरा भाषाई संसार 3,000 शब्दों में सिमटा हुआ है, अपनी भाषा अंग्रेजी दोनों लेके। उसको सोचने की उसकी शक्ति सीमित हुई है, पर उसके भ्रम यह है कि मैं बहुत बड़ा पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन गया हूं। ये अंग्रेजी भागने वाले की मैं बात कर रहा हूं। ये भ्रम से हम जब तक मुक्त नहीं होंगे इस देश में, ये पूरा का पूरा भ्रम है। अंग्रेजी जानते नहीं इस देश के लोग, उन्होंने भ्रम पाल रखा है कि हम अंग्रेजी जान गए हैं, कुछ नहीं जानते, बहुत छोटा सीमित है। कभी जाकर के अपना टेस्ट करवाइए अगर कहीं लिंग्विस्टिक लैब में कि भाई हमारा भाषाई संसार कितना बड़ा है, तो आपको पता चलेगा। क्योंकि आप अंग्रेजी की एक कहावत नहीं जानते, एक मुहावरा नहीं जानते, आप अंग्रेजी की कोई ठीक से कहानी नहीं पढ़ी है आपने, आप अंग्रेजी की एक पोयम नहीं जानते, अपनी भाषा की भी नहीं जानते, आपका संसार कैसे बढ़ेगा? आप भाग रहे अंग्रेजी के पीछे, क्योंकि वही पीयर प्रेशर जो किसी ने थोड़ी देर पहले बात की थी। भाई जानो अंग्रेजी, इसमें कोई दुश्मनी थोड़ी ना अंग्रेजी से, लेकिन अपनी भाषा को छोड़ के अंग्रेजी के पीछे भागोगे तो न यहाँ के रहोगे न वहां के रहने वाले। अपनी भाषा को ठीक से जान गए तो अर्थ का संसार तुम्हारा बड़ा होता है। अब उस पर अंग्रेजी को सिर्फ चेपना पड़ता है। देखिए हमारे स्कूलों में हमने एक नियम बनाया था कि हम शब्द से अर्थ की ओर नहीं जाएंगे, हम अर्थ से शब्द की ओर जाएंगे। तो हम ये नहीं पढ़ाएंगे कि CAT कैट माने बिल्ली। हम पहले बच्चे से ये पूछेंगे कि भाई वो क्या चीज है, तो बच्चा बोलेगा उसको हमारी अम्मा जो है बिलाऊ कहती है। तो हम बोलेंगे हाँ, इसी बिलाऊ को हम हिंदी में बिल्ली कहते हैं, और इसी बिल्ली को अंग्रेजी में अंग्रेजी वाले कैट बोलते हैं। और इस कैट को हम 3 आकृति से लिखते हैं। C एक आकृति है और एक ध्वनि है, और A एक आकृति है, एक ध्वनि है, T एक आकृति है और एक ध्वनि है। तो हम पहले वस्तु के बाद उसका हिंदी का शब्द, उसके बाद अंग्रेजी का शब्द, उसके बाद उसका अक्षर ज्ञान। को एक देश में तो ये जो अंग्रेजी का हुआ है ना, ये खत्म हो जाएगा। अंग्रेजी का बहुत, ये अंग्रेजी के चक्कर में हमारी पूरी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, मेरा तो ये मत। जी सर। अच्छा, एक चीज और, ये लोग मतलब कि बहुत जो शैक्षिक संस्थानों में ये एक बहस चलती है कि अच्छा रिसर्च तो अंग्रेजी में ही होता है, हिंदी में अच्छा रिसर्च नहीं होता है। तो इसको आप सर कैसे देखते हैं? क्योंकि आप तो बहुत लंबे समय से भारतीय दृष्टि पे और शैक्षिक चिंतन जो है कि आपका रहा है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक तरह से देखें तो उसमें एक दो चीजों में कुछ बातें हैं जरूर, कि जैसे आपको कोई विषय में कुछ पढ़ना हो तो अब साइंस की ले लीजिए आप बात, तो हम लोगों ने पिछले 70 साल में कोई काम ही नहीं किया है कि साइंस की अच्छी किताबें हिंदी में, बंगला में, तमिल में, तेलुगु में बने। हमने काम नहीं किया है ना। और हम अगर काम करने लगते हैं तो हम क्या करते हैं, एक एक शब्द के, नाउन शब्द के भी हम हिंदी ढूंढने में ही अपना समय बीत जाता है। अरे भाई टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब रहने दो,
सब बच्चे समझते हैं टेस्ट ट्यूब, उसको हिंदी में भी टेस्ट ट्यूब बोल दो। अब उसको आप कोई संस्कृत से ला करके कुछ करेंगे तो उसकी मजाक ही उठती है। मूल बात को तो ट्रांसलेट कर दो ना, ताकि बच्चे को समझ में आए। तो हमने काम नहीं किया। तो अगर आपको साइंस में कुछ रिसर्च करनी होगी तो अंग्रेजी तो जाननी पड़ेगी, क्योंकि आप नहीं तो पढ़ेंगे कैसे, आपकी रिसर्च कैसे होगी। लेकिन आपको अंग्रेजी भी जान के करना क्या है, आपको अर्थ पकड़ना है ना, शब्द तक तो नहीं रहना ना। जी तो आप अंग्रेजी पढ़िए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, और रिसर्च में कभी कभी अंग्रेजी जरूरत है, पर मैं ये नहीं मानता कि अंग्रेजी के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि जब ओवर एम्फेसिस होती है अंग्रेजी के ऊपर, तो वो बच्चा अपनी भाषा, ये मतलब ओरिजिनलिटी उसकी खो जाती है, फिर वो नकलची बनता है। हमारे यहाँ देश में भाई साहब, मैं नहीं मानता गौतम जी कि जी किसी भी विषय में कुछ मौलिक काम हो रहा है, 1-2% हो रहा हो तो होगा। वो चाहे साइंस हो चाहे सोशल साइंस। हम लोग कट पेस्ट वाले लोग हो गए। हम बता रहे हैं आप, यहां से उठाया वहां डाल दिया, वहां से डाल दिया। हम ये चोरी है, पर हम इसको चोरी नहीं मानते। हम ओरिजिनल अपने दिमाग से काम करते हुए रिसर्च, हमने देखते ही नहीं अपनी चीजों को अपनी निगाह से, हम देखते भी उन्हीं की निगाह से। हमारे रिसर्च पेपर्स मैंने कुछ देखे हैं, उसमें से आधा पेज, एक पेज में आधा तो कोटेशंस होते हैं कि इस फलाने कहा क्या, फलाने क्या कहा, फलाने। अरे तुम क्या कह रहे हो भाई, जी अपनी बात भी तो करो। तुम दूसरे के कंधे का सहारा लेकर के अपनी बात कहते हो हर समय, ये कब तक चलेगा? कि भाई महात्मा जी गांधी ने ये कहा, रविंद्रनाथ ने ये कहा, फला ने ये कहा, जी ऐसे आप ये क्या मतलब है? जी। तो शैक्षिक संस्थाओं में तो यही है। एक बार मैंने ग्लोबलाइजेशन की एक परिभाषा गढ़ने की कोशिश की अपने रिसर्च में, तो एक हमारे टीचर ने कहा कि नहीं भाई, आप अपने तरफ से कुछ नहीं कर सकते हैं, आप परिभाषा नहीं कर सकते। हमने कहा सर मैंने पढ़ा और अपने हिसाब से गढ़ लिया। तो बोले कि नहीं 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 नहीं, आप नहीं कर सकते, जो आप नकल परिभाषाएं हैं करिए, उसी को कोट वो कीजिए। आपको दूसरी तरह से बोल रहे थे, नकल करिए तो ठीक है, जी। अपनी बात मत तो करिए। मुझे हाँ। रिसर्च में बड़ा आश्चर्य हुआ। खैर, तो आज की पाठशाला बहुत ये जो आपने सुंदर कहा, रही। यही जी आधुनिकता है। ये जो आपने कहा यही जी आधुनिकता है। जी। तो आज की जो पाठशाला रही, बहुत सुंदर बातचीत रही, और जो आधुनिकता का और जो अंग्रेजियत का जो एक जो भ्रम है और जो मायाजाल है, उस मायाजाल से मैं समझता हूँ कि छात्रों के आंखों के सामने का जो एक जो वो पर्दा होगा वो थोड़ा सा हटा होगा। लेकिन ये धीरे धीरे जो अंग्रेजियत का जो वर्चस्व है, जो एक अंग्रेजियत की जो हायरार्की है और जो पाश्चात्य संस्कृति की जो हायरार्की है, वो हायरार्की धीरे धीरे खत्म होगी। इसी तरह से अगर जो हम लोग बहस करते रहे तो मैं अब कहूंगा विरूपाक्ष को कि विरूपाक्ष धन्यवाद ज्ञापन का आयोजन। मयंक, आवाज आ रही है? जी सर आ रही है, मेरी आवाज जा रही है सर? हाँ, तो मयंक से मैं कहूंगा कि एक औपचारिक धन्यवाद वो करें, और फिर हम लोग इसी शर्त पे पवन गुप्त भाई गुप्त जी से मैं विदा लूंगा कि फिर आप हमारी गांधी जी की पाठशाला के आप एक परिवार के हिस्सा हैं, हम लोग के अभिभावक हैं, और फिर जब हम आग्रह करें तो आप आइए। अच्छा सॉरी, हमारे बीच रविंद्रनाथ चौधरी जी हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर थोड़ा सा आप अपना परिचय दीजिए। सॉरी, आपका माइक सर रविंद्र सर, अपना माइक वो कर लीजिए, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, अब हेलो जी 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 अभी जी सुनाई पड़ रहा है? जी 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 जी, मैं जमशेदपुर में रहता हूँ, रविन्द्रनाथ चौबे हूँ। जी समाजवादी आंदोलन, लोहे अवैधी आंदोलन से जुड़ा हुआ रहा हूँ। अभी भारतीय मनीषा के कामों में लगा हूँ। ये जो अंग्रेजी वाली बात है, वो असल में सरकार और प्रतिष्ठान बहुत बड़े पैमाने पर तानाशाही कर रहे हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट, मैं जस्टिस कृष्णा और तमाम जस्टिसों को पढ़ता हूँ,
तो उनको जो राजा के रूप में सोलोमन दिखाई पड़ता है, राजा के रूप में राम नहीं दिखाई पड़ते हैं, उनको चाणक्य नहीं दिखाई पड़ते, उनको महाभारत नहीं दिखाई पड़ते हैं, उनको रामायण का राज काज नहीं दिखाई पड़ता। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का एक बड़े पैमाने पर जो अंग्रेजी की तानाशाही है उसको कम करना एक संज्ञान में आना चाहिए, बौद्धिक लोगों के संज्ञान में आना चाहिए। और हमारी भारतीय भाषाएं इतनी सक्षम हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट और न्यायालय के कार्यों को हम लोग जो है हिंदीकरण में कर सकते हैं। तो ये मैं चाहूंगा आदरणीय पवन जी की इस बात को संज्ञान लें और ये एक बड़ा आंदोलन की जरूरत है। और सरकार तो धीरे धीरे कर रही है, लेकिन सरकारों पर और हिंदीकरण के लिए दबाव बनना चाहिए और वो हिंदी के मजबूती से ही बनेगा। जी बिल्कुल ठीक बात है जी। बहुत अच्छा रविन्द्रनाथ चौबे जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। जब मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो एक हमारे दोस्त थे अमित, तो हमारे टीचर अंग्रेजी में पढ़ाते थे, तो उन्होंने कहा कि जो है कि भाई सपने तो हम अपनी माँ की भाषा में देखते हैं आप सपने देखते हैं क्या अंग्रेजी में? तो फिर वो थोड़ी देर के लिए चुप हो गए थे। तो मतलब कि अब तो लोग जबरदस्ती कहते हैं कि भाई सपने भी अंग्रेजी में देखो है लेकिन वो हो नहीं सकता। और कुल मिला जुला के हम जो सोचते हैं, जो हमारा जो चिंतन है, वो अपनी मातृभाषा में करते हैं, हिंदी में करते हैं और अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, तो वो एक तरह से दोगली भाषा होती है। तो अंग्रेजी को तो मैं उसी ढांचे खांचे में देखता हूँ, लेकिन क्या कीजिएगा, अब सत्ता प्रतिष्ठान और जो शैक्षिक संस्थान की अपनी हायरार्की है तो मयंक मेरी आवाज जा रही है सर? जी धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं उस परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन करते हुए धन्यवाद देता हूं, जिनकी असीम कृपा से आज हम सभी एक ज्ञानोदयी और हम सभी छात्रों के लिए अति उपयोगी गांधी जी की पाठशाला की एक और सफलतापूर्वक कक्षा में एकजुट हुए और उसे एक उद्देश्य तक ले जाने में सफल हुए। तत्पश्चात मैं गांधी जी की पाठशाला के सभी संस्थापक सदस्यों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इतने अनुभवी, ज्ञान से परिपूर्ण, सरल व्यक्तित्व रखने वाले माननीय महोदय पवन कुमार गुप्त जी को आज की कक्षा के लिए आमंत्रित किया। तत्पश्चात मैं कोटि कोटि विनम्रता पूर्वक धन्यवाद देता हूं माननीय महोदय पवन कुमार गुप्त जी को, जिन्होंने इस आमंत्रण को स्वीकार किया और अपने अति व्यस्ततम समय में से हम सभी छात्रों के लिए समय निकालकर हम सबों के बीच उपस्थित हुए और हम सभी को बहुत सी लाभकारी बातें बताई और हमारी कक्षा को सफल बनाया। और अंत में हमारे सहपाठी और यहाँ मौजूद हमारे सभी अग्रज भ्राता और विभिन्न जगहों से आए छात्रों को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने बड़ी धैर्यशीलता और अनुशासन को बनाते हुए यहाँ जुड़े रहे और इस कक्षा का एक अहम हिस्सा बने और इसे सफल बनाने में एक अहम भूमिका निभाई। सभी को बहुत बहुत